नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। महज 37 घंटे बाकी हैं जब गुजरात और हिमाचल चुनाव के नतीजे आपके सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने लेकर आया हूं इन दोनों राज्यों पर देश के बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल क्या है। ये वो पत्रकार है जो 3 दशक से ज्यादा समय से देश की राजनीति पर नजर रख रहे हैं। ये वो पत्रकार है जिन्होंने देश की चुनावी बिसात को बेहद करीब से समझा है। ये वो पत्रकार है जिन्होंने देश की चुनावी बिसात को बेहद करीब से समझा है। ये वो पत्रकार है जो गुजरात और हिमाचल के सियासी मूड को भी अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे में अब तक जितने एग्जिट पोल आए हैं उनके बाद इनके अनुमानों को जान लेना भी जरूरी है। यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा कि अपने लंबे तजुर्बे और गहरी समझ के आधार पर ये गुजरात और हिमाचल की गद्दी पर किसे बिठाते हैं। इनके नतीजों का आधार क्या है और इसका विश्लेषण क्या कहता है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं देश के इन 8 बड़े पत्रकारों के साथ गुजरात और हिमाचल का एग्जिट पोल। तो आपने चेहरे देखे, नामों से आप सभी परिचित होंगे। आपने कभी न कभी इनको टेलीविजन स्क्रीन पर देखा होगा, हमारे शो में देखा होगा, अन्य चैनलों पर भी देखा होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनका तजुर्बा ऐसा तजुर्बा है जो भारतीय राजनीति की नब्ज को बहुत नजदीक से समझता है। मेरे साथ कौन कौन है मैं ये बताता हूं आपको। सबसे पहले बताता हूं अरविंद मोहन जी, 4 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है। मेरे साथ है अभिलाष खांडेकर जी, इनको भी 3 दशक से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव है। प्रदीप सिंह जी, इनको भी लगभग 4 दशक की पत्रकारिता का अनुभव है। और अनुज गुप्ता जी, इनको भी लगभग 3-3.5 दशक की पत्रकारिता का अनुभव है। इसके साथ मेरे पुराने सहयोगी धीमंत पुरोहित भी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं। एनके सिंह साहब जुड़ने वाले हैं और राहुल देव जी और विनोद अग्निहोत्री जी और आएंगे और हम बारी बारी से चलेंगे उन एग्जिट पोल्स की तरफ या उन अनुमानों की तरफ जो इन पत्रकारों ने अपने निष्कर्ष के आधार पर लगाए हैं। सबसे पहले मैं बुलाता हूं सबसे वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी को कि वो आए और अपने निष्कर्षों को बताएं। अरविंद मोहन जी। अरविंद मोहन 35 से 40 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। जनसत्ता, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान, अमर उजाला, CSDS, लोकनीति जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। ये जामिया यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और ITM ग्वालियर में पढ़ाते हैं। लेखन के साथ साथ टीवी डिबेट में भी हिस्सा लेते हैं। अरविंद जी, क्या कहता है आपका प्रेडिक्शन और किस आधार पर कहता है, ये भी बताइए। मुझे बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है और अगर एग्जिट पोल सबके एक जैसे नहीं होते तो मैं ये कहता कि भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है और पॉसिबली कांग्रेस ऊपर हो जाएगी। कांग्रेस ऊपर हो जाएगी? हाँ, 90 के आसपास रहना चाहिए। कांग्रेस 90 से ऊपर होगी, बीजेपी 90 से नीचे। एग्जैक्ट नंबर बताइए गुजरात का, फिर मैं हिमाचल पे आऊंगा। नहीं, मैं 90 से ऊपर का मतलब कांग्रेस को 92, 93, 95 तक पहुंच सकती है और बीजेपी को भी लगभग बीजेपी 90 से। तो और 2 अन्य को दे रहे हैं आप, अगर दोनों को 90 हाँ, या फिर 2 उन्हीं दोनों में बढ़ जाएंगे? उन्हीं दोनों में बढ़ जाएंगे और या फिर 1-2 अगर कोई और जीता, बागी और इस तरह का। लेकिन मोटे तौर पे कांग्रेस ऊपर है। मोटे तौर पे कांग्रेस ऊपर है। हिमाचल प्रदेश के प्रेडिक्शन की बात करें, हिमाचल में तो बीजेपी 2/3 आना चाहिए। बल्कि जब मैं गया था हिमाचल, उस हिसाब से तो दोहरे अंक में भी कांग्रेस को नहीं पहुंचना था। बाद की स्थितियां शायद उसको थोड़ा बेहतर करेंगी। अब मुझे बताइए कि गुजरात के 5 ऐसे फैक्टर क्या हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि गुजरात के हमारे ये फैक्टर हैं, और कितना परसेंटेज आप देंगे? आप अपना वो भी ले सकते हैं रेफरेंस। नहीं, मुझे अंदाजा है, जो मैंने नंबर दिया है उस हिसाब से। मेरे हिसाब से तो मोदी ही मोदी है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं। 80% अगर मोदी ही मोदी है तो फिर बीजेपी को जीतना चाहिए? नहीं, मोदी को जीतना है और मोदी का गुजराती होना एक फैक्टर है। मोदी 80% है, 10% ये फैक्टर है कि मोदी गुजराती हैं, उन्होंने गुजरात के उस सेंटिमेंट को टच किया है। और बाकी 10% में ही उसके रिसोर्सेज, पाटीदार के खिलाफ दूसरी जातियों का पोलराइजेशन और बीजेपी का संगठन। मैंने इसी तरह से नंबरिंग की है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मोदी न होते इस चुनाव में तो बीजेपी को का कोई रखवाला नहीं था। सारा संगठन, सारा संसाधन धरा रह जाता। नहीं, फिर मुझे बताइए कि आप दोनों को बराबर कैसे दे रहे हैं और किस आधार पर दे रहे हैं? अगर मोदी 80% फैक्टर हैं तब तो मोदी को श्योर शॉट जीतना चाहिए।
या तो आप मान रहे हैं कि मोदी की लोकप्रियता घट रही है, या ये है उनकी गुजरात में भी अपील घट रही है। नहीं, पुराने मोदी और आज के मोदी में फर्क है। आज अगर मोदी न होते तो बीजेपी इस पोजीशन पे भी न आती। अकेले मोदी इस स्थिति तक बीजेपी को ले आ पा रहे हैं। बाकी संगठन 1.25 करोड़ मेंबरशिप, 60 लाख वेरीफाइड मेंबर, पन्ना प्रमुख और जो भी तैयारी थी उनकी रिसोर्सेज से, एमएलए तोड़ने से लेके बाकी चीजों की, वो सब किसी का कोई मतलब नहीं है अगर नरेंद्र मोदी वहां न पहुंचे होते। पर ये तो हाइपोथेटिकल है, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो पिछले 15 साल से तो देश की और गुजरात की राजनीति में तो सिरमौर करके और नब्बे समझ वही लेके गए हैं। वही आज बीजेपी और सरकार दोनों को नरेंद्र मोदी ही चला रहे हैं। और अगर गुजरात में बीजेपी बचेगी तो उसकी एकमात्र वजह नरेंद्र मोदी है। मोहन साहब कह रहे हैं कि 90 सीट भी इसी कारण आ रही है, अदरवाइज से भी बहुत कम। काफी बुरी हालत होती जिस तरह का की नाराजगी वहां है, जिस तरह सरकार से नाराजगी है, बीजेपी के लोगों के बारे में उनका मानना है इनका दिमाग चढ़ गया है, ये घमंडी हो गए हैं, इनको सजा देना एक बार जरूरी है। कांग्रेस भले कुछ न करे लेकिन एक बार बदल के देखेंगे। तो ये जो मूड है, इसको अगर कोई आदमी रोक पा रहा है बीजेपी की तरफ से तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी। नहीं, मुझे इस पे एक इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन होता है। आप 80% दे रहे हैं नरेंद्र मोदी फैक्टर, 10% दे रहे हैं गुजराती होना। पाटीदारों की वजह से जातियों का ध्रुवीकरण आप सिर्फ 3% दे रहे हैं। राज्य में पार्टी संगठन की मजबूती 4% दे रहे हैं। बीजेपी हर तरीके से संपन्न 3% दे रहे हैं। तो यहां पर 80 प्लस 90 प्लस 4 प्लस 3, तो आपने लगभग 90% तो बीजेपी की खूबियां गिरा दी और आप ध्रुवीकरण को सिर्फ 3% दे रहे हैं। ध्रुवीकरण अगर आखिर में आके बीजेपी को एज देगा, अगर मान लीजिए कि प्रेडिक्शन कहीं किसी लेवल, तो वो सिर्फ इसलिए होगा कि पाटीदारों का, खासतौर से हार्दिक के सपोर्टरों का बहुत एग्रेसिव रुख दिखा है। तो संभव है कि ओबीसी जातियां दूसरी तरफ पोलराइज। मैंने जितनी रिपोर्ट पढ़ी है, जितने रिपोर्टरों से बात की है, उसमें कोई इस ध्रुवीकरण को नोटिस नहीं कर पाया है और किसी ने नोटिस करके बताया नहीं। मैंने कहीं ये रिपोर्ट में नहीं पढ़ी है। आपको नहीं लगता है कि रिवर्स पोलराइजेशन हो गया? वही हो गया हो इस कारण से कि पाटीदारों को, इन लोगों को काफी अहमियत दे रही है पोल। अगर सब एक डायरेक्शन को बता रहे हैं तो वो भी इसी जमीन पे सर्वे करके आए हैं और पॉसिबल है कि ये फेनोमेना हुआ हो, क्योंकि सोसाइटी में ये फेनोमेना बहुत आराम से होता है कि एक तरफ बहुत ज्यादा पोलराइज चीज दिखती है तो काउंटर पोलराइजेशन होता है। तो एंटी पटेल काउंटर पोलराइजेशन भी पॉसिबल है। ठीक है अरविंद जी, अभी हम रुकते हैं आपके साथ, लेकिन हम इस पर चर्चा जारी रखेंगे। आप सभी लोगों से सवाल पूछ सकते हैं और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी भी मुद्दे को लेकर कंफ्यूजन है, आप समझना चाहते हैं, तो आप गेस्ट से सीधे सवाल कर सकते हैं। अब मैं अगले वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बुलाऊंगा प्रदीप सिंह जी को। प्रदीप सिंह जी जाने माने पत्रकार हैं। प्रदीप सिंह करीब 40 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। इन्होंने जनसत्ता, अमर उजाला, संडे ऑब्जर्वर, आउटलुक में काम किया। इनकी राजनीति विषय में खास दिलचस्पी है। प्रदीप सिंह अखबारों में राजनीतिक लेख लिखते हैं और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जाने जाते हैं। प्रदीप जी, देखिए, मेरा मानना है कि गुजरात में बीजेपी को 120 से 130 सीटें मिलती हैं। क्लियर मेजॉरिटी, क्लियर मेजॉरिटी, कोई शक नहीं है। देखिए, पिछले 10, 15, 20 सालों का आप देखें तो ज्यादा छोटे स्टेट्स का कुछ अपवाद छोड़ दें तो जनता जिसको देती है वो पूरा मैंडेट दे रही है। हाँ, वो कोई हंग असेंबली जैसा या पार्लियामेंट जैसी चीज अब ट्रेंड जो है वो बदल रहा है। दूसरा, कांग्रेस को 50 से 60 सीट मिलेगी, 2 सीटें आने को। और मेरा मानना है कि बीजेपी की इस स्थिति के लिए अगर एक फैक्टर, सबसे बड़ा कोई फैक्टर है तो वो नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। उनका गुजराती अस्मिता से जिस तरह से उन्होंने अपने को जोड़ा है और जो अपील है उनकी गुजरात में, जिस तरह की लोकप्रियता है, आप देखिए पोलिंग के दिन जो है वो 6 घंटे 5 घंटे से लोग खड़े थे सिर्फ नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। तो नाराजगी थी गुजरात में बीजेपी से, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन लोगों को नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। ठीक है, मैं हिमाचल की काउंटिंग आपसे लूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा कि गुजरात में और कौन कौन से रीजन है। मैं आपको कैलकुलेट भी करके बताऊंगा कि आप कितना परसेंटेज किसको दे रहे हैं। हिमाचल की बात, हिमाचल में बीजेपी को 49 सीट मिलनी चाहिए, कांग्रेस को 18, 1 सीट अन्य। 1 सीट अन्य के लिए आप दे रहे हैं।
ठीक है, मुझे आप ये बताइए, आपने नरेंद्र मोदी की छवि और लोकप्रियता और गुजराती अस्मिता को 40% दिया। बूथ स्तर पर चुनाव प्रबंधन बेहद मजबूत, आपने यहां 20% दिया। 22 साल के काम पर कोर वोटर का भरोसा, आपने 10% दिया। गुजरात में पार्टी संगठन बाकी राज्यों के मुकाबले मजबूत, 15% दिया। पार्टी में मुद्दों को मोड़ने की क्षमता 15% दिया। ये टोटल हो गया 100%। मुझे ये बताइए, जब ये 100% है तो ये 120 से 130 क्यों है, 150 प्लस क्यों नहीं है? नहीं, देखिए 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी एक, दूसरा नरेंद्र मोदी वहां मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। जो लीडरशिप है उनके बाद आई है, उस नरेंद्र मोदी और उनमें बहुत बड़ा गैप है। तो दूसरी चीज, जो पाटीदार आंदोलन हुआ है, खासतौर से जो पुलिस फायरिंग हुई है, लड़के मारे गए हैं, उनकी नाराजगी, जीएसटी से लेकर नाराजगी, इन सब के बावजूद अगर पार्टी को लगभग 2/3 बहुमत मिल रहा है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। 127 से ज्यादा कभी सीट बीजेपी को मिली नहीं है गुजरात में। तो के पीक पे भी नहीं मिली थी। हाँ, गुजरात 149 केवल एक बार माधव सिंह सोलंकी को मिली है कांग्रेस में 1950, जब उन्होंने खाम फैक्टर लगाया। अब राहुल गांधी वही फैक्टर लगाने की हत्या के बाद है, वो देखिए ना, खाम के साथ इंद्रानी की हत्या के बाद 85 में हुआ था। तो अब अगला जो सवाल बचता है वो ये बचता है कि क्या एक भी कांग्रेस के लिए मजबूत फैक्टर नहीं है? इंकम्बेंसी होने के बाद 22 साल सरकार चलने के बाद कांग्रेस के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। राहुल गांधी की कैंपेन को भी पॉजिटिव नहीं मानते आप। अल्पेश, जिग्नेश और हार्दिक के गठबंधन को भी आप इतना प्रभावी नहीं मानते? देखिए, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी ये दोनों अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर पूरे चुनाव तक निकल नहीं पाए, एक बात। दूसरा, हार्दिक के आंदोलन, मैंने ये प्रिडिक्शन किया कि वो दोनों हार रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम तो कह रहे हैं हो। जिग्नेश मेवानी की जमानत भी जब्त हो सकती है, अल्पेश ठाकुर तो हार ही रहे। तो दूसरी बात यह है कि हार्दिक पटेल के आंदोलन के विरोध में खड़े हुए कि कहीं हम पिछड़ों के आरक्षण में से इनको न दिया जाए। अल्पेश ठाकुर या पिछड़ों की जो गोलबंदी हुई वो हुई। दूसरा, अभी आपने जो पहले बात कही कि इतना ज्यादा जोर दिया कांग्रेस ने पाटीदारों पर कि उसका रिवर्स पोलराइजेशन बैकवर्ड्स में हुआ, जिसकी बीजेपी ने कोशिश की रणनीति के तहत। एक बार भी बीजेपी ने आंदोलन से लेकर चुनाव तक ये नहीं कहा कि हम भी आरक्षण देने पर विचार कर सकते हैं। साफ साफ कहा कि ये संवैधानिक रूप से संभव नहीं है और हम नहीं देंगे। तो ये पिछड़ों को एक मैसेज दिया कि आप निश्चिंत रहिए, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, हमको अगर वापस आप लाते हैं तो। दूसरा, कांग्रेस का नेगेटिव पॉइंट यह है कि कोई स्टेट लीडरशिप नहीं है। स्टेट लीडरशिप जहां नहीं होती, जिस पार्टी की भी, बीजेपी की भी स्थिति देख लीजिए, जहां स्टेट लीडरशिप नहीं है या कमजोर है वहां मुश्किल होती है। तीसरा, केवल राहुल गांधी को इस बार लोग सुनने आए, पिछले 22 सालों में कह लें या 2002 के बाद से कहें तो ये सही बात है कि राहुल गांधी को लोग सुनने के लिए तैयार थे। लेकिन जो भरोसा है नरेंद्र मोदी पर, लोग अब भी बीजेपी के विकल्प के रूप में कांग्रेस को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल फेयर, टू बी वेरी फेयर, ये सबसे लाइकली सिनेरियो कई सारे टीवी चैनल्स बता रहे हैं। मैं एग्जिट पोल के आधार पर बात करूं, क्योंकि जो थ्योरी अरविंद मोहन जी ने दी है, मैं उनकी थ्योरी का भी सम्मान करता हूं, लेकिन शायद किसी भी चैनल ने ये नहीं कहा कि 90 सीटों पर दोनों सिमट जाएंगी। अभिलाष खांडेकर जी को बुलाता हूं। अभिलाष खांडेकर अगले पत्रकार होंगे जो अपनी बात को सामने रखे और मुझे ये बताएं कि वो क्या सोचते हैं गुजरात चुनाव के बारे में। अभिलाष खांडेकर 35 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। हिंदुस्तान टाइम्स, डीएनए और आज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। ये दैनिक भास्कर के पॉलिटिकल एडिटर भी रहे। वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी पत्र पत्रिकाओं में लिखते हैं और टेलीविजन डिबेट में हिस्सा लेते हैं। अभिलाष जी, क्या कहता है आपका एनालिसिस? आप तो बड़े समय गुजरात के एक अखबार से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से जुड़े रहे, दिव्य भास्कर से, आप भास्कर ग्रुप के लिए काम करते हैं। गुजरात की समझ आपकी क्या कहती है? मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 120 सीटों के आसपास मिलने की संभावना, मतलब 2-4 सीट इधर उधर जो रेंज कहते हैं जिसको, कांग्रेस को करीब 60 के आसपास मिलने की संभावना और अन्य को मैं 2 सीटों के आसपास देने की छोटू भाई वसावा को भी दे रहे हैं। देखिए क्या होता है, उनकी क्या स्थिति बनती है, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट कुछ ये वो होता है, लेकिन 120, 60 और 2 के हिसाब से। किसका? संतोष बेन जडेजा जो कहा, उनका बेटा एनसीपी का। तो बीजेपी 120 के आसपास, 118 हो सकता है, 122 हो सकता है। कांग्रेस की 60 के आसपास सीटें बनेंगी, जो पिछली बार 61 सीटें थी, बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन मुझे लगता है कि वो घूम फिर के वो 60 के आसपास ही बनी रहेगी। ये एक मेरा प्रेडिक्शन है।
इसकी वजह यदि आप मेरे से पूछना चाहेंगे तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस का एक ये बहुत बड़ा फेल्योर रहा जो उन्होंने बाकी स्टेट्स में कुछ करने की कोशिश की थी कि उनके पास सीएम के नाम का कोई भी चेहरा नहीं था, कोई भी एक ऐसा राज्यव्यापी भी चेहरा नहीं था जिसको वो लीडर के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में वो प्रोजेक्ट कर सकते थे और जिसके आसपास वो करते। अब गुजरात पे हम आपके पूरे रीजन्स पे जाएंगे जी, लेकिन मुझे हिमाचल प्रदेश की आपकी काउंटिंग बताइए। हिमाचल प्रदेश में मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत क्लियर कट मेजोरिटी के साथ जीत के आ रही है। करीब 45 सीटें मैं मानता हूं कि उनको वहां मिलेंगी। कांग्रेस को 20 से भी नीचे सीटें मिलेंगी और अन्य को 3 के आसपास सीटें मिलने की संभावना मुझे लगती है। आपको ऐसा लगता है? तो अभी तक का निष्कर्ष मैं बता दूं, अरविंद मोहन जी का भी मानना है कि हिमाचल में बीजेपी जीत रही है, प्रदीप सिंह जी का भी मानना है कि हिमाचल में बीजेपी जीत रही है और आपका भी मानना है कि हिमाचल में बीजेपी जीत रही है। अभिलाष खांडेकर जी, 120 सीटें आप बीजेपी को दे रहे हैं और मैं उसका वेटेज बताता हूं। कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट ना होना 30%, मोदी की ताबड़तोड़ 34 रैलियां 25%, बीजेपी का विकास मॉडल 20%, बीजेपी राज में दंगों का ना होना 15%, गुजरात बीजेपी में संगठन की मजबूती 10%। तो इसमें आपने सभी कुछ बीजेपी को दे दिया, यानी कांग्रेस का कोई आपके हिसाब से हाई पॉइंट इस इलेक्शन में, इस पूरी कैंपेन में नहीं रहा। हाँ, मुझे नहीं लगता है। मैंने जो पहली बात कही कि यदि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट वो वहां पर यदि मुख्यमंत्री के रूप में सामने लाते तो भी एक वो हाई पॉइंट हो सकता था। उनके पास में एक शंकर सिंह वाघेला नाम का एक बड़ा लीडर था, वो छोड़ के उनके पास जाने के बाद उनके पास पूरा सफाया हो गया। राहुल गांधी ने निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मेहनत करी, लेकिन फिर भी कंपेयर टू मोदी राहुल गांधी कहीं पर भी नहीं टिक रहे थे, इसलिए मैंने उसको कोई वेटेज नहीं। लेकिन अगर आप शुरुआत में देखें तो राहुल गांधी ने एजेंडा सेट करने की कोशिश की। वो बाकायदा एक सवाल हर रोज पूछते, 14 सवाल पूछे उन्होंने। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि 14 सवाल जो उन्होंने विकास को लेकर पूछे मोदी जी को, उसमें का एक भी जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। तो ये मोदी जी की स्ट्रैटेजी का पार्ट था कि वो राहुल गांधी के लेवल पर आना नहीं चाहते थे। उन्होंने उसको इग्नोर करके अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। उन्होंने उसमें शहनाज पूनावाला का नाम लिया, उन्होंने मणिशंकर अय्यर का नाम लिया, लेकिन राहुल गांधी ने जो बोला उसको न देने के पीछे उनकी कोई निश्चित वजह रही होगी। मैं मानता हूं इनका एक बीजेपी की स्ट्रैटेजी का पॉइंट था। उसके बाद लॉजिकल परवर्जन ये माना जाएगा। आपने 2 सेंटेंस अभी कहा है कि राहुल गांधी के स्तर पे मोदी नहीं आना चाहते थे, जबकि वो बेचारे विकास के बारे में पूछ रहे थे। मोदी एक ट्वीट कोई अननोन आदमी करता है, उसको लेके उसका नाम लेते हैं, बहुत कुछ कहते हैं और एक अच्छे भले मीटिंग को में मनमोहन सिंह ऐसे आदमी को बता देते हैं। तो आपको लगता नहीं कि लॉजिकल परवर्जन है कि स्तर किसका गिरा है? अगर मोदी एक किसी अननोन आदमी के ट्वीट को शहजाद के लेके करते हैं, ये मैं भी मानता हूं कि मोदी जी ने हर व्यक्ति को, मैंने इसलिए शहजाद पूनावाला का नाम लिया कि जिसका कांग्रेस, अगर शहजाद पूनावाला को लिया तो अब सलमान निजामी का भी लीजिए, उनका भी लिया, उसको भी लिया। लेकिन फिर भी यदि मोदी जी ने किसका गिरा? मोदी ने बेचारा 11 करोड़ वोट पाने वाली पार्टी है। मोदी के उस जलजले के बाद भी 11 करोड़ कांग्रेस को मिले हैं 2014 में। तो ये बात निश्चित है कि यदि कांग्रेस तो इसेंशियली एक प्रिंसिपल अपोजिशन तो था ही गुजरात में, और उसका जो लीडर है जो कुछ दिनों में अध्यक्ष बनने वाला था, जो आज अध्यक्ष बन गया, उसके जवाब, उनके प्रश्नों का जवाब न देना, और वो भी ऐसे नहीं थे कि जो राजनीतिक प्रश्न थे, वो विकास के ऊपर थे, और विकास के ऊपर यदि विकास मॉडल किया था तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मस्ट हैव बीन ए पार्ट ऑफ हिज स्ट्रैटेजी। और सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा। मैं इस मुद्दे पर आऊंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि प्रधानमंत्री का क्या विकास के मॉडल को आगे रखने के बाद विकास के मुद्दों पर लॉजिकल सवालों का जवाब न देना क्या उचित है या अनुचित? ब्रेक। गुजरात हिमाचल चुनाव पर देश के बड़े पत्रकारों का एग्जिट पोल। तो हमारे साथ देश के 8 जाने माने पत्रकार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनुज गुप्ता जी हैं, अरविंद मोहन जी है, प्रदीप सिंह जी है। तीनों की बातें आपने सुनी। 50-50 चांसेस कांग्रेस और बीजेपी दोनों के अरविंद मोहन जी बता रहे हैं। प्रदीप सिंह जी कह रहे हैं कि वहां पर जो है वो कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार बनेगी, माफ कीजिएगा। और अभिलाष खांडेकर जी भी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, जबकि हिमाचल पर सभी लोग एकमत है, सबका ये मानना है कि वहां पर बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये था कि क्या प्रधानमंत्री का विकास के मुद्दों को इग्नोर करना और राहुल को जवाब न देना, क्या ये ठीक ट्रेंड था प्रधानमंत्री के स्तर पर? चाहते तो अमित शाह जवाब देते, चाहते तो कोई मंत्री जवाब देता, चाहते तो पार्टी प्रवक्ता। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं ने उनके जवाब दिए थे समय समय पर, लेकिन प्रधानमंत्री का जवाब न देना
ये बात आप जो कह रहे हैं बात सही है। उनको यदि विकास की बात यदि वो कर रहे थे तो उनको निश्चित रूप से अपने विकास के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के यदि अपोजिशन पार्टी का लीडर यदि पूछ रहा है तो जवाब देना चाहिए था और उसको चुप करा देना चाहिए था। लेकिन उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही होगी, वो दूसरे लोगों को, छोटे लोगों को काफी बड़ी वो दे रहे थे, स्थान दे रहे थे अपने बातचीत में, और उनको नहीं। की बात हमको नहीं लगती। उसमें एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये है कि एजेंडा हम सेट करेंगे, एजेंडा हम सेट करें। आपके एजेंडा और जैसे आपने कहा 5 तारीख से कपिल सिब्बल ने वो मौका दे दिया, 5 को बात पे ही रही थी, बाद में मणिशंकर अय्यर ने दे दिया। प्राइम मिनिस्टर हाईजैक कर ले एजेंडा को। अगर वो पहले सवाल का जवाब देते तो 14 को देना पड़ता और रोज उनको सवालों का जवाब देना और उसमें उलझ जाते तो वो। राहुल गांधी एजेंडा सेट कर रहे होते, बीजेपी फॉलो कर रही होती। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी रही होगी। वो सही है कि नहीं रहे इसके ऊपर तो डिबेट हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को जवाब क्यों नहीं दिया, ये उनकी पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी थी। सही गलत वो उसके हिसाब से जानेंगे। लेकिन बहुत अच्छी तरह याद है सर कि एक बार मैं अटल जी के पास गया और उस वक्त जो चुनाव थे वो चल रहे थे, सेकंड जो फेज के चुनाव हुए थे, जिसमें 13 दिनों के बाद जो सरकार बनी थी उस वक्त की बात है। और कांग्रेस ने उनसे कई सारे सवाल पूछे थे, इसी तरह के 6 सवाल थे। और मैं उनके पास गया, उन्होंने वो 6 सवालों का कागज मुझसे लिया, उसको पढ़ा बड़ी गंभीरता से, फिर बोलेगा बाइट नहीं दूंगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों ने उस सवालों का इग्नोर किया होगा, लेकिन मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मुझे लग रहा है अनुज भी यहाँ पर कह रहे थे कि बोफोर्स डील जब हुई थी और बड़ा राजनीतिक बहुत हंगामा हुआ था, उस समय बोफोर्स के ऊपर जो सवाल पूछे जा रहे थे राम जेठमलानी द्वारा, उसका भी जवाब कभी भी कांग्रेस ने नहीं दिया। तो मुझे लगता है ये एक ट्रेंड होना चाहिए कि मुझे और जैसे मध्य प्रदेश के 2 पिछले चुनाव हुए थे और उस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार थी, तो जैसे ही सोनिया गांधी या राहुल गांधी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते थे, बीजेपी फट से फ्रंट पेज पे एक सवाल दाग देती थी कांग्रेस सरकार के लिए। तो ये पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी था और उस पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी को हमको समझना होगा। लेकिन फिर भी राजनीति के कुछ मापदंड होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं, किसमें स्तर है और किसमें स्तर नहीं है ये जनता तय करेगी। हम करने वाले कोई नहीं होते, हमारा काम है विश्लेषण करना। अब एनके सिंह जी, मैं आपको बुलाऊंगा, आप आए और आप अपने प्रिडिक्शंस दें गुजरात के बारे में। अभिलाष जी, आप धन्यवाद अपनी जगह। एनके सिंह देश के जाने माने पत्रकार हैं। 40 साल से पत्रकारिता करते हुए ये टेलीविजन और प्रिंट दोनों ही माध्यम में सक्रिय हैं। इन्होंने नेशनल हेराल्ड, पायनियर, न्यूज टाइम जैसे अखबारों में काम किया। ईटीवी नेटवर्क को नॉर्थ इंडिया में लॉन्च कराया। तो एनके सिंह सर क्या कहते हैं गुजरात के बारे में? देखिए साहब, 2 दिन से दिलो दिमाग में इतनी जद्दोजहद चल रही है। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। दिल कहता है कि इतना एक्सेप्टेबल लीडर ये लूज तो नहीं करेगा, लेकिन दिमाग से जब आंकड़े आप देखते हैं तो साफ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी लूज करेगी। लूज का मतलब पावर लूज करे चाहे नहीं, वोट परसेंटेज लूज करेगी। सिफोलॉजी में इसे इसी तरह देखा जाता है कि 2012 के बाद कंडीशंस क्या क्या रही। बहुत जाहिर बात है कि सोशल सेगमेंट्स थे, उनमें नाराजगी थी, और ये जो हार्दिक पटेल, जिग्नेश अल्पेश आप देख रहे हैं, इनकी वजह से आंदोलन नहीं था, आंदोलन की वजह से ये थे। इसका सीधा मतलब है कि कहीं रिजेंटमेंट था। उसका सबब क्या था, क्यों हुआ रिजेंटमेंट? ये जो मॉडल था ये फॉल्टी था। और ये आंकड़े हैं, आर्थिक आंकड़े, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि मोदी जी ने जवाब नहीं दिया। मोदी जी को जवाब नहीं देना था। एक जितने भी राहुल गांधी के सवाल थे जो डेवलपमेंट पे थे, उनका जवाब एक किसी दिन एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका दे देता कि भाई ये है हमारा डेवलपमेंट। काउंटर नहीं हो पाता, लेकिन यहां काउंटर होता। जैसे ही आप जवाब देते कि हमने जीडीपी बढ़ाई है, तो कहा जाता है कि ये रॉन्ग है, जिनी कोएफिशिएंट पे आपका रिच पुअर डिवाइड बढ़ा है। ये राहुल गांधी की तरफ से काउंटर होगा। मोदी जी इसलिए घबरा गए कि विकास का जो मॉडल दिया था उन्होंने, उसमें जीडीपी तो बढ़ा, लेकिन डिलीवरी मोदी जी के जाने के बाद इमीडिएटली खराब हो गई। लेकिन मुझे नंबर से बताइए और बड़े प्रिसाइज होकर बताइए कि आपके दिल जीता है या आपका दिमाग जीता है? आप देख नहीं रहे जो फिगर मैंने दिया है जी, इसमें दोनों में बैलेंस किया है। 90 से 95 बीजेपी को, माने सरकार तो बनेगी। कांग्रेस 85 से 90, लेकिन ये जो 2 अदर्स दिए हैं, अगर ये मिल जाते हैं तो कांग्रेस भी सरकार बना देती है। यहां भी बैलेंस है। और लेकिन नेक एंड नेक है। हम ये कतई नहीं कह सकते कि बीजेपी पूरी तरह से सरकार बना रही है, बल्कि हम ये कहेंगे कि 90 तक हमने हायर साइड में कांग्रेस को दिया है
और 95 दिया है बीजेपी को। ठीक है। अब हमारी भी जय जय, हमारी भी जय जय नहीं, इसलिए नहीं है, इसलिए है कि कोई एक भाव लेके हम नहीं चले हैं। सेलेक्टिव अप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स कहते हैं इसको तर्कशास्त्र में, कि आपने अपना भाव अगर ये है कि भाई मोदी जी जीतेंगे तो आप उसी हिसाब से सत्य तय करते हैं, तो आप इस सत्य ले लेते हैं। इसको नॉन अलाइंड मोशन बना दिया है। एक होना चाहिए विचार में स्ट्रेट होना चाहिए। एक सवाल मेरा ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने 4 दिसंबर के बाद जो नैरेटिव बदलने की कोशिश की, चाहे वो मणिशंकर अय्यर के बयान से, चूंकि 4 दिसंबर तक मैं था गुजरात में, पहले कपिल सिब्बल का बयान आया था राम मंदिर। हाँ, राम मंदिर का वो आस ही पास रखिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब 5 तारीख को नहीं 4 तारीख से शुरू हुआ है। शहजाद पूनावाला से शुरू हुआ है। शहजाद पूनावाला शुरू हुआ है। शहजादपुर वाला 5 के अरे बाद। अब चलिए दीपक, इस बहस में मेरे ख्याल इस बहस में न जाए कि 4 से शुरू हुआ, 5 से शुरू हुआ। बात महत्वपूर्ण ये है, मैं चूंकि 4 दिसंबर तक था गुजरात में, इसलिए मैं कह रहा हूं, उसके बाद जो उन्होंने बदलने के जो कोई प्रयास किया और वो फिर स्काई मतलब शिप प्लेन तक जो है, सी प्लेन तक आ गए, उसका कितना असर पड़ा आपके एनालिसिस में? नहीं, उसका असर पड़ा क्योंकि नैरेटिव जब आपने बदला तो इमोटिव इश्यूज पे चले गए। जैसे ही नैरेटिव बदला तो आपने ये कह दिया कि देखो भाई सीधे गुजरात की अस्मिता, हम उससे आइडेंटिफाई होते हैं, वोट दोगे कि नहीं दोगे। वैसे सर मैं आपको एक हकीकत बताऊं, पूरी दुनिया में ट्रेंड ये है कि चुनाव इमोशनल इशू पर ही जीते जाते हैं, चाहे वो जॉर्ज बुश का दूसरी बार का रिपीट हो, चाहे वो बराक ओबामा का दूसरी बार का रिपीट हो। उन्होंने बराक ओबामा ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, इसलिए वो दूसरी बार जीते, और जॉर्ज बुश ने इराक पर हमला किया था, इसलिए वो दूसरी बार जीते। और इमोटिव इश्यूज पर ही लड़े जाते हैं भारत के अंदर भी चुनाव। यहाँ पर साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है जिसको आपने 30% वेटेज हम 1 मिनट सर, हम 1 मिनट गुजरात पे आते हैं, पहले हिमाचल का आंकड़ा बता दीजिए। देखिए, हिमाचल में क्लियर विक्ट्री है बीजेपी की, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहां दिलो दिमाग में जद्दोजहद नहीं चल रही है, बीजेपी जीतने जा रही है। और कांग्रेस की नालायकियों की वजह से, नालायकी का मतलब आपने इन फाइट को रिजॉल्व नहीं किया। चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस प्रेसिडेंट लड़ता रहा, वहां का जो स्टेट प्रेसिडेंट था, पीसीसी चीफ, उनमें लड़ाई होती रही, नीचे के लेवल पे होती रही, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ हुआ। कुल मिला के कांग्रेस वहां पे जो कांग्रेस का कैरेक्टर है वो लूज कर गई। लेकिन ये आपको काउंटर नैरेटिव जो है वो गुजरात में नहीं मिलेगा। गुजरात में सस्टेन प्रोसेस था, ठीक है, टिकट में हो गया, हार्दिक, जिग्नेश, अल्पेश, इनको भी एकोमोडेट करना था, आरक्षण का भी फैक्टर था। लेकिन गुजरात में बहुत अच्छी फाइट कांग्रेस ने दी है, और सिर्फ इसलिए कि 2012 के बाद डिलीवरी जो स्टेट का रहा है, जीडीपी बढ़ी लेकिन डिलीवरी लेकिन मुझे आपके इसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है। मैं चौथा पॉइंट जो आपका है, मैं 5 पर आ रहा हूं। 2 साल से जनाक्रोश, प्रभावी मुख्यमंत्री का भाव, ये तो राहुल गांधी के पक्ष में जाना चाहिए था। ग्रामीण गुजरात में अमीर गरीब की खाई बढ़ी, ये भी राहुल गांधी के पक्ष में जाना चाहिए था। रोजगार उत्पादन 8%, बेरोजगारी बढ़ी, ये भी राहुल गांधी के पक्ष में जाना चाहिए था। मोदी की अद्भुत छवि, गुजराती अस्मिता, ये 10% मोदी के जाते हैं। राहुल के पास बीजेपी कार्यकर्ता नहीं, तो 20% फैक्टर इन किया है आपने, जो मोदी के प्लस पॉइंट है, और बाकी के जितने 35, 50 और 80 हो गए, 80% आपने वो दिए हैं जो प्लस पॉइंट है राहुल के। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट हमारे पास 2 हैं। एक है 12 का इलेक्शन, जिसमें कि दोनों के बीच का गैप सिर्फ 9% का था, और एक है 14 का इलेक्शन, जब मोदी इमर्ज करते हैं नेशनल सीन में, और उसमें यह गैप 25% से ज्यादा हो जाता है। जब रेफरेंस पॉइंट आप लेते हैं तो ये दिमाग में, दिल में ये आता है कि भाई 25% से अचानक बीजेपी 61% से घटेगी तो कितना आ जाएगी। ये वही मोदी है ना। और आज गुजरात की अस्मिता के साथ अपने को यकसा कर दिया। 2014 के बाद क्या आप हालात देखिए, 2014 के बाद जब मोदी चले गए, वो इतने अथॉरिटेटिव लीडर थे कि उनके नीचे गुजरात में कोई लीडर विकसित ही नहीं हो पाया। जैसे ही मोदी गए, आनंदीबेन पटेल आई या फिर विजय रूपाणी आए, एक वैक्यूम बना, और जो गुस्सा था वो सड़कों पर निकल आया, चाहे वो पाटीदार आंदोलन के रूप में है, चाहे ओबीसी आंदोलन के रूप में है, चाहे वो दलित आंदोलन के रूप में। इस लीडरशिप फॉर्मेट का यही प्रॉब्लम है, मोदी वाले फॉर्मेट का, कि इसमें नीचे वॉइड रहता है, शून्यता रहती है। और जब ये शून्यता रहती है तो अगर लीडर की इमेज कहीं भी टार्निश हुई तो खट से वो पार्टी नीचे आ जाएगी। अभी तक ये कहिए भगवान की दुआ कि अभी तक मोदी का इमेज वो इंटैक्ट है। आप कह रहे हैं मोदी का इमेज इंटैक्ट है, और चौथे नंबर पर आपने कहा है कि मोदी की अद्भुत छवि, गुजराती अस्मिता, ये दोनों 10%। इसका मतलब उनकी छवि का भी असर कम हुआ। ये जो पब्लिक ओपिनियन गुजराती अस्मिता का, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन बनता है तो मल्टी वेरिएबल सिचुएशन होती है।
परिवर्तनशील गुणक बहुत सारे होते हैं, उसमें ये बड़ा है कि आपने साहब दिया क्या। किसान कपास लेके बैठा हुआ है, आज आपने परचेज नहीं किया, कपास का जो मूल्य था, टीईटी कहते हैं इसको, टर्म्स ऑफ ट्रेड, कपास का मूल्य आपने 1 साल से बढ़ने नहीं दिया, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर उसके लिए रिएक्टिव नहीं था। तो कपास के मूल्य से वो नाराजगी थी, गरीब किसान था, गेहूं का मूल्य आपने नहीं बढ़ाया, तो ये नाराजगी बड़ा फैक्टर है। तो ओपिनियन जब बिल्ड होती है, इस सब के बाद वो कहता है यार अपना मोदी है ना, तो ये 10% वे करना है। तो दीपक जी जैसा बोल रहे थे कि इमोटिव इश्यूज पर ही लगभग चुनाव जीते थे, तो आप और हम भी इसको जानते हैं। तो आपने ये जो सोशियो इकोनॉमिक इसकी बात की है कि अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है वहां पर, तो आपको लगता है कि इससे चुनाव पर परिणाम पड़ता है? बहुत बड़ा पड़ता है। एक गुजराती पटेल है जो बहुत बड़ी खेती करता है और कपास चूंकि बोता है, कपास का इंटरनेशनल मार्केट में वो एक्सपोर्ट करता है और रातों रात उसकी इमारत खड़ी हो जाती है। पूरा असम का आंदोलन यही है, रिच पुअर डिवाइड का। नहीं तो ये गरीबों ने कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दिया फिर? किसने? ये गरीबों ने, यदि खाई बढ़ गई है। वोट दिया तभी तो मैं कह रहा हूं, रेफरेंस पॉइंट आपके पास 2 है। मोदी का एक जबरदस्त, ये मोदी न रहते तो ये जलजला जो था आज कांग्रेस स्वीप कर जाती। ये तो कहिए कि मोदी ने उसको किसी तरह से रोक दिया है अपने जबरदस्त। इसीलिए 34 रैली करी, उनके पास तो रिपोर्ट्स थी इस बारे में कि वो बिल्कुल सही है, ये रिपोर्ट थी, इसीलिए उनको पूरा पैर तोड़ के बैठना पड़ा, जिसको कहते हैं हिंदी मुहावरे में, वहां पे बैठना पड़ा और सारा कैबिनेट ले। दहशत कितनी थी, कैबिनेट भी ले गए, जबकि जानते थे कि मोदी के सामने और कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये लेके गए। ठीक है, एनके सिंह जी शुक्रिया। मैं आपके पास फिर आऊंगा, हमारे पास डिस्कशन के लिए काफी वक्त रहेगा। एक चेयर आप लगाइए एनके सिंह सर के लिए। अभी यहाँ पे देखिए सर, गुजरात में भी चेयर का ही संकट है और यहाँ पे भी चेयर का ही संकट है, कुर्सी, इसीलिए हम कुर्सी का कहते हैं। और आप धीमन को सुन लीजिए, म्यूजिकल चेयर है, किसी को उठाएंगे तो वही जाएगा। नहीं, पर मुझे आपको उठाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं सीधे धीमन के पास चलता हूँ। धीमन, मुझे बताइए, आपने गुजरात के लिए क्या फैक्टर इन किया है? आपने सबसे ज्यादा इलेक्शन देखे हैं, आपने मोदी का 2002 के दंगों का के बाद का चुनाव भी देखा है, आपने 2007 का मोदी का वो चुनाव भी देखा है जब मोदी ने मियां मुशर्रफ कहा था, आपने 2012 का वो चुनाव भी मोदी का देखा है जिस चुनाव के अंदर मोदी सीएम नहीं पीएम बनने के लिए लड़े थे। वो सीएम नहीं चुन रही थी गुजरात की जनता, एक पीएम चुन रही थी और उसमें वो पूरी तरह से सक्सीड हुए। इस चुनाव में ऐसा क्या है कि जो आपके नंबर इतने कम हो गए? पहले आप नंबर्स बताइए और मुझे एक्सप्लेन करिए फिर। थैंक्स दीपक। मैं नंबर बताऊं इससे पहले आपको बताऊं, मेरे पास जो व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन आ रही है, बीजेपी ने 25 दिसंबर को अहमदाबाद का सरदार पटेल स्टेडियम बुक कर लिया है स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। वाजपेयी का बर्थडे है और आमतौर पर मोदी भी इसी सरदार पटेल स्टेडियम में 25 दिसंबर को स्वेरिंग इन करते आए थे जब वो सीएम थे। अब मैं आंकड़ों पर आऊं तो मेरे हिसाब से 18 तारीख को जो नतीजे आएंगे, 182 सीटें जो गुजरात विधानसभा की है उसमें से बीजेपी को 110 सीटें मिलनी चाहिए, कांग्रेस को 72। कांग्रेस को 72 और आप अन्य को 0 दे रहे हैं। आपको ऐसा क्या लगता है, इतना लो पॉइंट क्या हो गया? एक गुजराती प्रधानमंत्री बन गया, एक गुजराती जो है वो पार्टी का अध्यक्ष बन गया, देश का एक पावरफुल लीडर बन गए। अमित शाह जी की बात कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहा हूं। फिर ऐसा क्या हुआ विजय रूपाणी और आनंदीबेन के साथ कि ये लोग 110 पर सिमट जा रहे हैं? 2 मुद्दे हैं दीपक, आप जो कह रहे हैं उसमें मेरे हिसाब से सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बीजेपी जीत क्यों रही है यहां, 22 सालों के बाद छठी बार क्यों बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि मोदी खुद है। आज दिन में मैं मेघालय में मोदी को सुन रहा था, आपने भी देखा होगा कि मेघालय जैसे दूर दराज के प्रदेश में भी मोदी किस तरह हजारों लोगों के साथ कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। मोदी अगर मेघालय में लोगों से, आम लोगों से अपने आप को इस तरह कनेक्ट कर पाते हैं तो गुजरात तो उनका घर है। यहां न सिर्फ मोदी कनेक्ट कर पाते हैं वोटर्स को, लोगों को अपने साथ, बल्कि मैं मानता हूं कि यहां एक तरह से केमिस्ट्री मोदी की जिस तरह मिलती है यहां के 6.5 करोड़ लोगों के साथ, उसका कोई जवाब नहीं है, बेजोड़ है। और मुझे लगता है कि इसमें अगर कोई बड़ा केमिकल लोचा नहीं होता, मोदी कोई बड़ी गड़बड़ी जब तक नहीं करते, तब तक मोदी को यहां गुजरात में हराना या हटाया मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। तो ये मोदी फैक्टर सबसे बड़ा है जिसको मैं 100 में से 40% देता हूं, जिसकी वजह से बीजेपी छठी बार 22 साल बाद भी, एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी, राहुल गांधी के इस बार इतने बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद भी, हार्दिक पटेल और अल्केश ठाकुर के बावजूद फिर एक बार सरकार बनाने जा रही है। ये पहला मुद्दा हुआ।
धीमत, मैं दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, 2002 के चुनाव हमने देखे, उसका बाद का सक्सेसिव लोकसभा भी देखा, हमने 2007 के भी चुनाव देखे, हमने 2012 के भी चुनाव देखे, बीच में हमने 2 लोकसभा इलेक्शन भी देखे। हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करते थे 90% उनका कंटेंट हिंदी होता था, लेकिन इस बार ऐसा क्या था कि वो अपनी हर स्पीच को गुजराती में दे रहे थे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहली बार राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने एक मजबूत चुनौती मोदी, अमित शाह और बीजेपी के सामने रखी। पिछले 22 सालों में दीपक, आपने और मैंने जो गुजरात में चुनाव देखे थे, एक तरह से वन वे थे। सबको पता था मोदी जीतने वाले। 2002 के बाद जिस तरह की स्थितियां गुजरात में बनी, कांग्रेस पूरी तरह नॉन इश्यू थी। इस बार अमेरिका से आने के बाद और खास करके राज्यसभा इलेक्शन में अहमद पटेल की जीत के बाद कांग्रेस में एक नया करंट जो बना, कांग्रेस ने एक मजबूत मुकाबला मोदी के सामने खड़ा किया और आपने देखा कि पसीना भी छूटा मोदी, अमित शाह दोनों को। तो ये एक वजह थी कि मोदी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। वो यहां गुजरातियों से गुजराती में बात करके गुजराती का दिल जीतना चाहते थे, कनेक्ट करना चाहते थे। एक तरह से फिर एक बार गुजराती अस्मिता वाली जो आप अभी इमोशनल कनेक्ट की बात कर रहे थे चुनाव में, वो एक इमोशनल अपील करना चाहते थे। वो हिंदी में नहीं हो सकती थी, गुजराती में ही हो सकती थी। ठीक है धीमंत, आपके हिसाब से हिमाचल क्या? फटाफट मुझे नंबर्स बता दीजिए, फिर मैं राहुल जी को बताऊंगा। वेल, इसके अलावा मैं और मुद्दे पे आना चाहूंगा, और जो 4 मुद्दे अगर आप कहे तो मैं उस पर डिस्कस करूंगा। जैसे हम गुजरात का विकास मॉडल, हिंदुत्व लहर का असर, बीजेपी का चुनावी संगठन, हिंदू मुस्लिम फैक्टर का असर, सब पर आएंगे, हम सब पर आएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ी देर के लिए विराम देता हूं, और अगर एक गेस्ट वर्क मुझे हिमाचल का आप बता सके, मैं आकलन ही कहूंगा इसको, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये प्रिडिक्शन है। आपका क्या आकलन है हिमाचल के बारे में? हिमाचल में कोई सरप्राइज नहीं है। जिस तरह गुजरात में आपके पास भी जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे, हर एक का अलग अलग नजरिया है, कोई 50-50 दे रहे, कोई ज्यादा कम दे रहे, ऐसी स्थिति हिमाचल में मुझे नहीं दिख रही। हिमाचल में क्लियर बीजेपी है। मुझे लगता है 68 में से 50 बीजेपी को मिलनी चाहिए और 18 कांग्रेस को। पर मुझे हिमाचल के लिए कहना पड़ेगा कि गुजरात की वजह से 1 महीना इनको इंतजार करना पड़ा अपने नतीजों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम ब्रेक लेंगे और साथ ही साथ उसके बाद मैं राहुल देव जी को बुलाऊंगा, क्योंकि राहुल देव जी का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा लंबा होगा। ठीक 8 बजे हम आएंगे, राहुल जी के साथ शुरू करेंगे, फिर विनोद अग्निहोत्री जी के साथ शुरू करेंगे और बात करेंगे, और फिर अनुज जी के साथ बात करेंगे, और उसके बाद हमारी एक ओपन डिबेट होगी जिसमें हर आदमी हर से सवाल पूछ सकता है। वैसे अभी भी पूछता है, हमारे यहाँ तो प्रजातंत्र है और वैसे देश में भी प्रजातंत्र है। तो फिलहाल